एक सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होता है, तो पहले तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग शब्द समझ लेते हैं और फिर मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर आते हैं। मैं तो पता चल रहा है कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन हमें समझ में मतलब लास्ट में जब पूछा गया कि क्या होता है तो यही पता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। तो एक ज्यादा दूर का उदाहरण नहीं लेता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में पिताजी ने आपसे कहा कि जाओ बेटा बाजार से सब्जियां खरीद के लाओ। तो पिताजी ने बता दिया आपको कि देखो आधा किलो आलू लेना है, लगभग उनके अंदाजन ये 30 रुपए का आएगा। 1 किलो बैगन लेना है, 50 रुपए का आएगा। आधा किलो मिर्ची लेनी है, धनिया लेना है, टमाटर लेना है, अदरक लेनी है और भी जिस तरीके का सामग्री। इसको कहते हैं कि पिताजी ने आपको एक कच्चा डाटा दे दिया है कि इतना इतने में इतना अमाउंट लाना है। इसको कहते हैं अकाउंटेंसी या अकाउंट। भी आपने एक प्रकार से हिसाब किताब आपको बताया कि ये इतना होना चाहिए। लेकिन फिर आप मार्केट से बाजार लेकर लौटे और पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा फिर से जरा बताओ कि अब क्या क्या रहा। तो आपने बता दिया कि इतने में ये आई चीज, इतने में ये चीज आई, इतने में ये चीज आई। ये भी अकाउंट ही है, ये भी अकाउंट ही है। आपने जो भी प्राइस बताए होंगे, पर पिताजी को लगा कि इसमें कुछ तो दाल में काला है। तो अब वो उसकी ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग मतलब जांच करेंगे कि सच में आलू आप 60 रुपए का आधा किलो बता रहे थे कि सच में क्या आलू 60 रुपए का आधा किलो है या नहीं है। तो मान लीजिए पिताजी ने मार्केट नहीं गए, लेकिन किसी से आस पड़ोस वाले से पूछा कि भाई आलू का रेट क्या था आपके पास, या फिर इंक्वायरी की। इसको कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार से आपके अकाउंट की जांच पड़ताल करना और देखना कि जो बोला गया, जो आंकड़ा दिया गया, जो बात बताई गई वो सही थी या गलत। बस वो सही और गलत का निर्णय लेंगे कि ये जो अकाउंट में बताया गया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो अकाउंट और ऑडिटिंग शब्द समझ में आया। बाकी आप जानते हैं कि घर में क्या हाल होता है। जैसे ही घर में आप लोगों से ऐसा पूछा जाता है कि क्या सच में आलू 60 रुपए किलो था, तो मैं जानता हूं कि आप क्या जवाब देंगे। आप कहेंगे कि मुझ पर अगर यकीन नहीं है तो अगली बार मेरे को भेजना नहीं मार्केट में। मतलब मैं क्या आपके पैसे खाऊंगा, क्या मैं घर के पैसे खाऊंगा, जबकि अंदर से सच आप भी जानते हो। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि करप्शन बहुत प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों को डर नहीं होता, वो जानते कि नहीं मैंने सब सही किया है, तो कहेंगे कर लो, जो आपको जहां से इंक्वायरी करनी है कर लो, मैंने इसी रेट में लाया है। आप कहे तो आप जहां कहेंगे वहां जांच कर लेंगे। तो ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि रियलिटी में एक प्रकार से अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करना, जांचना, देखना कि जो बोला वो सही है या नहीं। तो पहले तो ऑडिटिंग शब्द समझ में आ गया होगा, तो शायद अब आप ये पद समझ सकेंगे। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये वो पद है। सरकार बजट में जो बातें बताती है, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सच में क्या बजट में कही गई बातों को सही प्रकार से सरकार खर्च करती है कि खुद के जेब में भरती होगी, ऐसा कई लोगों के मन में आता होगा। दूसरा, सरकार ने जितना बजट कहा था क्या सच में उतने ही पैसों की जरूरत थी कि कम पैसों की जरूरत थी। तो हमारे देश में सरकार पैसों को सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं कर रही है। सरकार ने जो भी खर्चे बताए हैं, सरकार ने जिस तरीके से अपने आंकड़ों को पेश किया है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए संविधान ने कई प्रकार की व्यवस्था करके रखी हुई है। जैसे सरकार जब बजट पेश करती है तो विपक्षी पार्टी के लोग उन पर सवाल पूछ लेते हैं कि आपने ये जो तय किया है ये किस आधार पर तय किया है। तो पहला नियंत्रण तो संसद के अंदर बजट पेश करने के दौरान जो विपक्ष की पार्टियां होती है वो तय करती हैं। फिर दूसरा, एक संसद की लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति। एक प्राक्कलन समिति भी होती है, एस्टीमेट कमेटी। एक एस्टीमेट कमेटी होती है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। और इस दोनों कमेटियों में विपक्ष के या फिर
संसद के सदस्य होते, खास करके लोकसभा के। इस कारण से ये दूसरे लोग हैं जो देखते हैं कि सरकार ज्यादा तो नहीं पैसे मांग रही है, सरकार सही तरीके से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि सरकार पैसों के मामले में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गड़बड़ी ना करे। हम जानते हैं कि एक घर चलाने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, एक सोसाइटी चलाने में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तो देश चलाना है, मुख्यमंत्रियों को राज्य चलाना है, तो कहीं उनकी सरकारें बदमाशी ना करें। तो उसके लिए एक प्रकार से संविधान में एक तो विपक्षी पार्टी जो कि संसद में या फिर राज्यों की विधानसभाओं में सवाल पूछेगी, दूसरा ऐसी कमेटियां होती है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समितियां, ये भी देखेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद बनाया गया है जिसका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ऐसा पद है जो अकेला पद है पूरे मंत्री परिषद में। जी हां, यह मंत्री परिषद का पद माना जाता है। जब हम क्षमा चाहूंगा, मंत्री परिषद कार्यपालिका का पद माना जाता है। याद रखना, जितनी कार्यपालिका पढ़ी थी हमने, मंत्री परिषद नहीं, कार्यपालिका, जितनी कार्यपालिका पढ़ी थी हमने, उस कार्यपालिका में ये अकेला पद है, अकेला पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। मतलब बाकी पदों में राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक कोई पद पर रहेगा, जैसे ही राष्ट्रपति का मूड हुआ तो वह उसे पद से हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को छोड़ दीजिए। मंत्री परिषद का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यहां तक कि राज्यपाल जो कि राज्यों का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री से सीनियर होता है एक प्रकार से वरिष्ठता के क्रम में, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। लेकिन यह पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और राष्ट्रपति का प्रसाद मतलब प्रधानमंत्री के मूड पर। और क्योंकि प्रधानमंत्री की ही अकाउंट का लेखा जोखा ध्यान में रखना है, इसको जांचना है, तो कहीं डर ना रहे इसको, कहीं यह कार्यपालिका से डर ना जाए, मंत्री परिषद से इसको डर ना लगे, इसलिए संविधान ने व्यवस्था की कि आपको किसी भी प्रकार से इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि संविधान ने इसको कई प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करा दी। जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है ये, 65 साल या 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसमें यह पद में व्यक्ति अपना एक प्रकार से कार्यभार समाप्त करेगा। 65 ईयर या 6 साल कुछ भी। और यदि इस व्यक्ति को मान लीजिए कि कार्यपालिका को लग रहा है कि ये जो सीएजी है ये तो हमारी बदनामी कर रहा है, जबरदस्ती हमें गलत बता रहा है, जबकि हम गलत नहीं, ऐसा अगर उन्हें लगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इतनी जटिल प्रक्रिया इसको हटाने के लिए अपनाई जाती है ताकि उन्हें निडर रखने की बात रखी गई। उन्हें कहा गया कि डरो नहीं, तुम्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से हटा नहीं पाएगा। 2/3 विशेष बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तब जाकर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यदि किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पता चलता है अक्षमता या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कारण सामने आता है, तो इनकी सुरक्षा के प्रबंध बहुत अच्छे किए हमारे संविधान निर्माताओं ने, और ये तय किया कि किसी भी प्रकार से भारत के सीएजी को सरकार से डरने की जरूरत ना पड़े और वो सरकार की ऑडिटिंग करने के समय निडर होकर सरकार के हिसाब किताब के बारे में खुलकर बताए। और यही कारण रहा कि हमारे देश के सीएजी, कई प्रकार के अलग अलग सीएजी अलग अलग समय में सरकारों के भ्रष्टाचार या सरकारों के घोटालों को सामने लाने में सफल हो पाए। तीसरी बड़ी बात यहां पर संविधान ने यह भी कर दी कि महान्याय जो भी सीएजी है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उन्हें यह भी बता दिया कि यह अपने पदभार के बाद पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे। इन्हें पुनर्नियुक्ति नहीं मिल सकती, इन्हें कोई और पद नहीं दिया जा सकता। एक बार सीएजी बन गए उसके बाद आपको कोई भी पद नहीं मिल सकता। वो अपवाद है कि हमारे देश के सीएजी विनोद राय जी को बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया, BBB का अध्यक्ष बनाया गया था, बट वो कहा जाता है कि वो सरकारी नहीं, वो तो एक बैंकों का समूह के पद अध्यक्ष के रूप में थे। तो एक बहुत बड़ी और अद्भुत चीज है। आप देखिए सुरक्षा के प्रबंध कितने किए गए। आप एक साधारण व्यक्ति के बारे में सोचिए कि एक साधारण व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोलता है कई बार,